पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो शेयर होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं शेयर कैपिटल के बारे में। आज हम लोग शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। शेयर कैपिटल, जब आप कंपनी अंश पूंजी, कोई कंपनी जो मार्केट से पूंजी जुगाड़ करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा लाती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो पैसा कहाँ से लाती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान ये रखना है कि जब एक व्यक्ति, जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तो सोल पार्टनरशिप होता था, एक व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप होता था, एक व्यक्ति वहाँ पे पैसा लाता था। तो जब रमेश पैसा लाता था तो उसको रमेश कैपिटल बोलते थे, रमेश की पूंजी। गणेश पैसा लाता था तो गणेश कैपिटल बोलते थे, गणेश की पूंजी। फिर पढ़ना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो लोग मिलके या तीन चार पार्टनर मिलके पैसा लाते थे तो उन्हें कहते थे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन जब कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में पूंजी कहाँ से आएगा, तो बोला जाता है कि इफ कैपिटल इज कलेक्टेड, शेयर कैपिटल का मतलब होता है इफ कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू सेल ऑफ शेयर, if capital is collected through sale of share is known as शेयर कैपिटल। बोलता है जब पूंजी अंश बेचकर प्राप्त की जाती है, अंश बेचकर प्राप्त की जाती है, तो उसे अंश पूंजी कहा जाता है, तो उसे अंश पूंजी कहा जाता है। बोलता है कि जब आपकी पूंजी शेयर बेच के कलेक्ट की जाए, अंश बेच के कलेक्ट की जाती है, तो ऐसे पूंजी को अंश पूंजी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जब कोई कंपनी अपना हिस्सा बेच के मार्केट से पूंजी वसूल लाती है तो उस कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। यानी अगर कोई पूंजी शेयर बेच के, अपना हिस्सा बेच के लाया जाता है तो उस कैपिटल को शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। देखिए लिखा है इफ कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू सेल ऑफ शेयर, अगर आप अपनी शेयर को बेच के, अपने हिस्से को बेच के पूंजी लाते हैं तो वैसी पूंजी को हम लोग शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है, अंश पूंजी के प्रकार क्या है, अंश पूंजी के प्रकार क्या है, ये हम लोग कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। आपके पार्टनर पूरे बुक में अगर अकाउंट्स में देखें तो अकाउंट्स में तीन ही मेन चैप्टर है, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बीच वाला पढ़ रहे हैं कंपनी, दूसरा नंबर। तो कंपनी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और कंपनी में हम लोग का ये तीसरा चौथा क्लास होगा। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार। जिनका छूट गया पीछे का वीडियो देखिएगा तो समझ आ जाएगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है, फर्स्ट वीडियो से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला शेयर कैपिटल होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको अधिकृत पूंजी बोलते हैं, अधिकृत पूंजी। ध्यान दीजिएगा इसी का दूसरा नाम है, इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, पंजीकृत पूंजी। इसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। नाम मात्र की पूंजी, नॉमिनल कैपिटल में आता है नाम मात्र की पूंजी। तीन तरह का कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, तीनों यही होता है। क्यों इसका तीन नाम है बता देते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल किसी भी कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल किसी भी कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल होता है, यानी एक कंपनी कितने रुपए की पूंजी लगाएगी
हाईएस्ट पूंजी कितना लगाएगा वो कहाँ पे लिखा रहता है? तो जो पूंजी हाईएस्ट होता है ना वो रजिस्ट्रेशन कराते समय लिखना पड़ता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रार के सामने, रजिस्ट्रार मतलब जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा उसको कंपनी का रजिस्ट्रार कहते हैं। तो जो कंपनी का रजिस्ट्रार होगा उसके सामने जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा तो जो फॉर्म आता है उस फॉर्म में लिखना पड़ता है कि मैक्सिमम पूंजी आप कितना लगाओगे, अधिकतम पूंजी आपकी कितनी होगी। तो जो हाईएस्ट कैपिटल होता है किसी भी बिजनेस का उसी को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए क्योंकि इसी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसी पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इसका नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। इसका नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। और नॉमिनल कैपिटल इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद इस पूंजी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद इस पूंजी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसको नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ऐसा पूंजी जो नाम मात्र का है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, तो ऐसे पूंजी को हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नॉमिनल कैपिटल का मतलब ऐसा पूंजी जिसका कोई काम नहीं होता है। क्योंकि हाईएस्ट कैपिटल का मतलब समझिएगा कि अगर हमारी कंपनी को अभी 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन हम अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो हम 10 लाख रुपए हाईएस्ट कैपिटल नहीं ना रखेंगे, हम हाईएस्ट कैपिटल रखेंगे 500 करोड़। भैया ज़्यादा रख देंगे ताकि बिजनेस करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हाईएस्ट टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाईएस्ट कैपिटल टच हो गया तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। हर कैपिटल को बढ़ाने के लिए पैसा लगता है, तो बार बार पैसा कौन देगा? तो इसलिए शुरू में ही ज़्यादा रख देना है पूंजी, इसलिए हाईएस्ट कैपिटल रख देता है, इसलिए उसका नॉमिनल कैपिटल नाम है कि उसका कोई काम ही नहीं हो जीवन भर। हम तो चाहते हैं जीवन भर उतना पूंजी मेरा नहीं लगे, इतना ज़्यादा रख देना हाईएस्ट कैपिटल। इसलिए ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल सबसे हाईएस्ट कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का। ऑथराइज्ड कैपिटल उसी कंपनी से, उसी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए इसका नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। और इस कैपिटल का कोई काम नहीं होता, इसलिए इसका नाम है नॉमिनल कैपिटल, नाम मात्र की पूंजी। पहला हम लोग देख लिए। सेकेंड नंबर कौन सा पूंजी? तो सेकेंड नंबर आता है इशूड कैपिटल। सेकेंड नंबर में आता है इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी। दूसरा हम लोग एक एक करके सबके बारे में लिखेंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, इसका पीडीएफ मैं आपके एप्लीकेशन पे डाल देता हूँ। क्लास नोट्स करके लिखा रहता है, तो क्लास नोट्स करके पूरा पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, क्लास नोट्स करके ये वाले लिखा हुआ है। तो आप अभी कोशिश करें कि सिर्फ समझें, लिखने का प्रयास अभी नहीं करना है। लिखने के लिए क्लास नोट्स दिया रहेगा, वहाँ से आप लिखिएगा। तीसरा कैपिटल कहलाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। चौथा कैपिटल होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। पांचवा आता है पेड अप कैपिटल। चुकता पूंजी। और छठा आता है रिजर्व कैपिटल। हालांकि रिजर्व कैपिटल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन लिख देते हैं संचित पूंजी। चलिए एक एक करके सारे कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला भी क्या पढ़े थे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अधिकृत अंश पूंजी। क्या होता है? बोलता है इट इज अ हाईएस्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। इट इज अ हाईएस्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। बोलता है ये किसी भी कंपनी का सबसे हाईएस्ट कैपिटल होता है। इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन रजिस्ट्रेशन, it is used in registration of a company.
यह किसी कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, अधिकतम पूंजी होती है जिसका प्रयोग कंपनी के पंजीकरण के समय किया जाता है, पंजीकरण के समय किया जाता है। याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट कैपिटल है किसी भी कंपनी का जिसका रजिस्ट्रेशन के समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस पूंजी का इस्तेमाल कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम करते हैं उस कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं या इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। ये किसी भी कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल होगा। पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन बाय रजिस्टर्ड कैपिटल, आप पंजीकृत या अधिकृत पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो अधिकृत पूंजी से क्या समझते हैं तो लिख दीजिएगा कि भाई अधिकृत पूंजी सबसे हाईएस्ट कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का, और कंपनी के बैलेंस शीट में इसी कैपिटल को दिखाया जाता है और इसी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी होता है। यानी एक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय जो कैपिटल लिखती है, जो कैपिटल दिखाती है सरकार के पास, वो कैपिटल रिजर्व ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा कैपिटल इसमें पढ़ना था इशूड कैपिटल। दूसरा नंबर पूंजी हमारा था इशूड कैपिटल। नंबर 2 निर्गमित पूंजी। It is a part of authorized capital. It is a part of authorized capital which is issued to public. यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है अधिकृत पूंजी का वह भाग है अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता को जारी किया जाता है। जो जनता को जारी किया जाता है, याद रखिएगा, बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता को जारी किया जाता है उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। एक एग्जाम्पल बताएंगे ना तो सब समझ आएगा। अभी पहले पूरा डेफिनेशन लिखने दीजिए। इसका मतलब है पूछा जाएगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल है इशूड कैपिटल में हाई ज़्यादा कौन होगा, तो ज़्यादा ऑथराइज्ड होगा। इसमें से कुछ हिस्सा हम जनता को बेचेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब हाईएस्ट कैपिटल। तो हाईएस्ट कैपिटल मान लो हम लोग 1 करोड़ कर दिए, तो 1 करोड़ रुपया हाईएस्ट कैपिटल है, तो 1 करोड़ रुपया कंपनी को तुरंत नहीं ना चाहिए। कंपनी बोलती है अभी हमको 10 लाख चाहिए, तो इसका मतलब 1 करोड़ हाईएस्ट कैपिटल, और कंपनी कितना इशू करेगी, 10 लाख रुपया ही शेयर इशू करेगी। अब 10 लाख रुपये जो इशू करते हैं, जितना पैसा भी चाहिए उतना ही इशू होगा। तो बोलता है कि इशूड कैपिटल जो है ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो जनता को भी बेचा जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीसरा पढ़ना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which is subscribed by public। यह निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा खरीदा जाता है, जो जनता द्वारा क्रय किया जाता है।
जो जनता द्वारा खरीदा जाता है उसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके बाद बोलता है कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल पहले ठीक से समझिएगा। किसी भी कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल क्या होगा? ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से कुछ हिस्सा हम बेचते हैं जनता को, तो जो हिस्सा जनता को बेचेंगे उसको इशूड कैपिटल, उसको इशूड कैपिटल। और जो जनता खरीद लेती है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो जनता खरीद लेती है उसको हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मतलब जनता जिस कैपिटल को खरीद लेती है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और समझा देते हैं अगले पेज में, तब हम आपको इसमें बताते हैं। देखिएगा ठीक से समझिएगा, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तीनों को लेके। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल यानी हाईएस्ट कैपिटल 1 करोड़ रुपया है, ऑथराइज्ड कैपिटल अगर 1 करोड़ रुपया यानी कंपनी को 1 करोड़ रुपया हाईएस्ट लगाना है, 1 करोड़, तो क्या कंपनी आज सारा पैसा आज ही लगा देगी? नहीं लगाएगी, धीरे धीरे लगाएगी। मान लीजिए इसमें से कंपनी को अभी लग रहा है कि पहला साल हमको 1 करोड़ शेयर है, ठीक है, 1 करोड़ शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का, तो 10 करोड़ रुपया कंपनी के पास है अभी पैसा। 1 करोड़ हिस्सा है कंपनी के पास शेयर, और एक शेयर का दाम 10 रुपये आता है, 10 करोड़ रुपये कंपनी को चाहिए। अब कंपनी उसमें से क्या कर रही है? अभी इशू कर रही है। कंपनी बोली हमको अभी 1 करोड़ शेयर नहीं चाहिए, हमको अभी सिर्फ 10 लाख शेयर चाहिए। तो अभी आपको 10 लाख शेयर बेचेगी कंपनी। तो कंपनी इसमें से 10 लाख शेयर बेच रही जनता को। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, ऑथराइज्ड कैपिटल समझ गए, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी। और इशूड क्या है? इशूड इसी का ना पार्ट है, 1 करोड़ में से ही 10 लाख अभी बेच रहे हैं। तो बोलता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता को जारी किया जाता है उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। तो 1 करोड़ में से कितना जनता को जारी किया गया? 10 लाख, तो 10 लाख इशूड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, सब्सक्राइब मतलब जो जनता खरीद लेती है। तो सब्सक्राइब दो तरह का हो सकता है, फुल सब्सक्राइब्ड। फुल सब्सक्राइब का मतलब है कि 10 लाख हम बेचने चले थे, जनता 10 लाख खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितना हम बेचने गए सब खरीदा गया, तो ये तो फुल सब्सक्राइब। और एक तो पार्टली सब्सक्राइब, बताओ जितना हम बेचने चले थे उससे कम सब्सक्राइब हुआ है। तो पार्टली अगर सब्सक्राइब्ड होता है तो क्या होगा? तो फुल सब्सक्राइब का मतलब है कि वहां पे इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल बराबर होगा। हम 10,000 शेयर बेचने गए, 10,000 बिक गया, तो हाँ इशूड और सब्सक्राइब बराबर होगा। लेकिन जनरली होता क्या है कि इशूड जितना कर रहे हो उससे कम बिकता है। बहुत अच्छा मार्केट में बिकने के लिए मार्केट में आपका पोजीशन भी तो अच्छा होना चाहिए। अगर मार्केट में आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं, पहचान अच्छा नहीं है, तो आप कैसे बेच पाओगे? तो जो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी होती है उसका उसका तो फुल सब्सक्राइब हो जाता है, सारा शेयर बिक जाता है। लेकिन जो कंपनी नई कंपनी होती है जिसका अच्छा रेपुटेशन मार्केट में नहीं है, जिस पर जनता का विश्वास नहीं है, उस कंपनी में कोई लोग पैसा लगाना नहीं चाहता है, तो वैसे में उस कंपनी के पास पार्टली सब्सक्राइब्ड हो जाता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल बोलता है इशूड कैपिटल का वह भाग जो जनता खरीद लेती है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हर कंपनी चाहता है कि हम जितना इशू कर रहे हैं सारा शेयर मेरा बिक जाए, लेकिन कंपनी के चाहने से बिकेगा या जनता के विश्वास से बिकेगा? हमारे पास कोई ऑफर लेके आएगा कि हम सर 5 लाख शेयर बेचना चाहते हैं, भाई हमको विश्वास होगा आपकी कंपनी पर तभी ना पैसा लगाएंगे। अगर हमको आपकी कंपनी पर विश्वास नहीं होगा तो हम आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। इसलिए सब्सक्राइब मतलब होता है खरीदना, कितना खरीदा। अब मान लेते हैं कि चलो 10 लाख का 10 लाख खरीद लिया, तो सब्सक्राइब कैपिटल समझ गए कि जो जनता खरीद लेती है। अब 10 लाख खरीदा तो उससे पैसा मांगना है, कितना रुपया करके मांगना है? 10 रुपया करके। तो जितना कंपनी मांगती है उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। अब कंपनी देखिए क्या कर दिया, कंपनी बोला भैया 10 लाख रुपया, तो तुम लोग 10 लाख शेयर तो खरीद लिए हो तो पैसा देना ही है। तो 10 लाख इंटू 10 रुपया देना है। अभी हमको सिर्फ 7 रुपया दे दो, तो कंपनी कितना मांगी? 7 रुपया। इसका मतलब है कि 70 लाख रुपया भी आपको चाहिए। तो ये कौन सा कैपिटल हो गया बताइए? कॉल्ड अप, जो कंपनी अभी मांग रही है आपसे। और पेड अप का मतलब है जब हम 70 रुपया सब लोगों को 7 रुपये के हिसाब से मांगे तो एक शेयर होल्डर फेल कर गया। तो पेड अप कैपिटल मतलब होता है जो जनता हमको दे रही है, जनता जितना पेड करे, क्या जितना हम मांगते हैं सारा पैसा मिल जाता है? कोई ना कोई बाकी कर जाता है। ऐसे में से हो सकता है 10 लाख लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा सर हम अभी नहीं दे पाएंगे, 2 महीना बाद देंगे। तो ऐसे में अगर कम पैसा आता है, 70 लाख तो हम चाह रहे हैं, लेकिन कम पैसा अगर आता है तो वो जितना पैसा मेरे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। कितना जनता पेड किया, हम कितना कॉल किए और कितना जनता पे किया। हम लोग भी इंस्टॉलमेंट में बच्चा से फी लेते हैं, तो हमको लगता है कि 4 बच्चे का बाकी है, इस महीने में चारों बोला है, 2-2 हज़ार रुपया करके बाकी है, तो 8 हज़ार आ जाएगा, हम ये सोच रहे हैं। यानी हम कॉल किया 8 हज़ार, लेकिन क्या जरूरी है कि बच्चा पूरा पैसा दे देगा? तो जो बच्चा देगा उसको पेड अप बोलते हैं। जो हम मांगे 8 हज़ार रुपया, तो कॉल्ड अप 8 हज़ार। बच्चा उसमें से 3 ही पे किया तो 6 हज़ार पेड अप। तो याद रखिएगा कि कॉल्ड अप और पेड अप में थोड़ा सा अंतर होता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, करके देखने वाले हैं पीछे। तो कॉल्ड अप किसका भाग होता है? कॉल्ड अप होता है सब्सक्राइब का भाग।
बोलता है इट इज पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल it is a part of subscribed capital which is called to public या called by company which is called by company। यह अधिकृत प्रार्थित, सब्सक्राइब को हिंदी में बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। यह प्रार्थित पूंजी का वह भाग है यह प्रार्थित पूंजी का वह भाग है जो कंपनी द्वारा मांगा जाता है। ठीक है, कंपनी जितना मांगती है। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी। कंपनी मांग तो दी लेकिन जनता कितना चुका रहा है, तो अगर जनता जितना कंपनी मांगे पूरा चुका दिया तो अच्छी बात है, इसका मतलब किसी का पैसा बाकी नहीं रहा होगा। अगर इन दोनों में अंतर आता है ना, कॉल्ड अप और पेड अप में, तो समझ जाओ किसी का बाकी है, क्योंकि जितना कॉल किया गया उतना पेड हो गया, बराबर हो गया, तो किसी का पैसा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन कॉल किए 5 लाख रुपया, मिला 3 लाख रुपया, तो 2 लाख बाकी नहीं रहा होगा। कॉल्ड अप और पेड अप के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एरियर कहते हैं। बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल it is a part of called up capital which is paid by public। यह याचित पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा चुकाया जाता है। जनता जितना चुकाती है उसको हम लोग बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और एक होता है रिजर्व कैपिटल, रिजर्व शेयर कैपिटल। ये क्या होता है? संचित अंश पूंजी। रिजर्व शेयर कैपिटल ऐसा शेयर कैपिटल होगा जो कंपनी के समापन के समय, जब कंपनी बंद होती है ना, उस समय कंपनी के बंद होने की स्थिति में जब पैसा वापस करना होता है तो इस कैपिटल से पैसा वापस करते हैं। यानी रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिसका प्रयोग तब करते हैं जब कंपनी बंद होती। कंपनी जब बंद होगी तब जिस पूंजी का इस्तेमाल करेंगे वो होता है रिजर्व कैपिटल। यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक इस पूंजी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है। जब कंपनी बंद होती है तो बंद होते समय जो लॉस होता है उसको मैनेज कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए इस कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। बोलता है कि इट इज यूज या दिस कैपिटल इज यूज at the time of liquidation of a company। इस पूंजी का इस्तेमाल, इस पूंजी का प्रयोग कंपनी के समापन के समय किया जाता है। समापन के समय किया जाता है। बोलता है इस पूंजी का इस्तेमाल केवल तब होगा जब कंपनी बंद होगी। कंपनी बंद होने के अलावा किसी और स्थिति में इस पूंजी का इस्तेमाल नहीं होता है। यानी रिजर्व शेयर कैपिटल का प्रयोग तब होता है जब कंपनी बंद होने के कगार पर होती है। बंद होने के अलावा किसी भी परिस्थिति में इस पूंजी का इस्तेमाल
नहीं होता है, बंद होने के अलावा किसी भी स्थिति में इस पूंजी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये है रिजर्व शेयर कैपिटल। इसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझिए। ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे हाईएस्ट कैपिटल होता है, उसमें से कुछ हिस्सा जनता को जारी करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट कैपिटल को ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से ऑथराइज में से जो जारी करते हैं जनता को, उसको इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। अब जो जनता को जारी किया उसमें से जनता जितना खरीद लेती है उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। कभी कभी पूरा सब्सक्राइब हो जाता है, नहीं जितना हम बेच रहे थे सब खरीद लिया। अब जनता खरीद लिया, उसके बाद जनता से पैसा जितना मांगेंगे वो कॉल्ड अप कैपिटल होगा, और जो हम मांगे हैं उसमें से जनता जो पे किया उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ये सारा कैपिटल एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। सारे कैपिटल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये तो शेयर कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है। अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक कंपनी शेयर इशू कैसे करती है। इशू ऑफ शेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक कंपनी अपना शेयर इशू कैसे करती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक कंपनी अपना शेयर इशू कैसे करती है। हम लोगों को पढ़ना है कंपनी इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। अंशों का निर्गमन, अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ना बाबू लोग, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उधर से बहुत कम क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग 2-3 राउंड देखिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा देखिए उतना अच्छा है। ये टॉपिक ही पूरे चैप्टर का बेस है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक कंपनी शेयर कैसे बेचती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कंपनी अपने शेयर को कितने तरीके से बेच सकती है। तो इशू ऑफ शेयर हम लोगों को पढ़ना टाइटल है, तो बताइए कंपनी अपने शेयर को कितने तरीके से बेच सकती है। इशू ऑफ शेयर, ठीक है, किस किस केस में बेच सकती है। तो एक कंपनी अपने शेयर को तीन कंडीशन में बेच सकती है। एक कंपनी अपने शेयर को तीन कंडीशन में बेचती है। पहला कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एट पार। एट पार को हिंदी में बोलते हैं सम मूल्य। एक कंपनी अपने शेयर को सम मूल्य पर जारी कर सकती है। दूसरा होता है एट प्रीमियम। एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम में जारी कर सकती है। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। तीसरा होता है एट डिस्काउंट। तो एक कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में बेच सकती है, कटौती पर। एक कंपनी अपने शेयर को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट किसी में भी बेच सकती है, याद रखिएगा। अब समझिए पहले कि एट पार किसको बोलते हैं, एट प्रीमियम किसको बोलते हैं, एट डिस्काउंट किसको बोलते हैं, तब ना हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे उसको समझने से पहले आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू, किसी शेयर का फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं एफ भी। इसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या होता है फेस वैल्यू, तो जो किसी शेयर पर लिखा होता है, जो किसी शेयर का वैल्यू लिखा होता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे कोई शेयर सर्टिफिकेट है, उसमें लिखा है जैसे अभी हम लोग बता रहे थे ना पीछे, ये देखिए शेयर लिखा हुआ, ये है फेस वैल्यू। एक शेयर का जो कीमत लिखा रहता है ना, उसको फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। 10 रुपया 20 रुपया लिखा रहता है, कितने रुपए का शेयर है, तो जो प्राइस लिखा रहता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, जो अंकित मूल्य कितना चिपका हुआ है। और एक होता है मार्केट प्राइस, कितने में बिक रहा है, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं एमपी। मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू एमवी भी बोल सकते हैं। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य वह मूल्य है जितने में शेयर बिकेगा। कितना उसमें लिखा है और कितने में बिक रहा है, ध्यान दीजिएगा। शेयर क्या होता है, लिखा रहता है 10 रुपये और बिकता है 15 रुपये में, 18 रुपये में, 20 रुपये में। तो जितना लिखा रहता है उसको अंकित मूल्य बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। और जितने में वो बिकता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। जितने में बिकता है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। तो जितने में कोई शेयर बिकेगा उसको मार्केट प्राइस कहेंगे, और जितना उसमें लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, याद रखिएगा। तो फेस वैल्यू का मतलब है जितना में शेयर हमारा जो है, जितना लिखा हुआ है मेरे शेयर में वो फेस वैल्यू हो गया, और जितने में बिक रहा है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। अब ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, जब आपका फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, जब आपका फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, तब कहेंगे कि इशू ऑफ शेयर एट पार हुआ है। एट पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एट पार का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, सम मूल्य, जितना रुपया रेट था उतने में बेच दिए। तो जब आपका फेस वैल्यू 10 रुपया शेयर है, मार्केट में भी 10 रुपये में बिक रहा है, तो 10 का शेयर 10 में बिक रहा है, तो ना फायदा हो रहा है ना घाटा हो रहा है। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं एट पार। तो इसको हम पूरा बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार।
तो एट पार का मतलब होता है ना फायदा ना घाटा, जो रेट था उसी रेट में बेच दिए। प्रीमियम का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है, जो लिखा हुआ है वो कम है और मार्केट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, मार्केट प्राइस ज़्यादा है और फेस वैल्यू क्या है, कम है। जिधर मुंह खुला रहता है उधर ज़्यादा है, देखो उधर मुंह खुला हुआ है तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है। इसका मतलब दाम कम है और बिक ज़्यादा में रहा है। दाम है 10 रुपये और बिक रहा है 15 रुपये में, 10 का सामान 15 में बिकेगा तो फायदा ना होगा जी। तो 10 का सामान अगर 15 में बिकता है तो 5 रुपये का फायदा। तो फायदा को ही हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। फायदा को क्या बोलते हैं, प्रीमियम के नाम से जानते हैं। प्रीमियम का मतलब फायदा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीमियम। जैसे यहाँ पे समझिएगा, अगर 10 का शेयर 10 में बिके तो ना फायदा ना घाटा, लेकिन 10 वाला अगर 12 में बिक रहा है या 15 में बिक रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा 5 रुपये, यानी 5 रुपये हमको फायदा हो रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट में क्या होगा जी बताइए, फेस वैल्यू ज़्यादा होगा और मार्केट प्राइस क्या होगा, कम होगा। फेस वैल्यू ज़्यादा होगा और मार्केट प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जैसे 10 वाला सामान हम 9 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का डिस्काउंट होगा ना, यहाँ पे डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट आ जाएगा 1 रुपये का, ठीक है। ये है पूरा कंडीशन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार जो हमारे देश में कंपनी का कानून बनाए 2013, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकती। तो बोलता है नोट अलाउड, नोट अलाउड। नोट अलाउड का मतलब है कि भारत सरकार मना कर दी है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकती है। इसका मतलब भारत में कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में नहीं बेच सकती, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है, अलाउड ही नहीं है। तो डिस्काउंट में बेचने के लिए मना ही कर दिया गया है। इसका मतलब आज के समय में भारत में कंपनी अपने शेयर को कितने तरीके से बेच सकती है, तो एक कंपनी अपने शेयर को आज के समय में दो ही तरीके से बेच सकती है। पहला तरीका है एट पार और दूसरा तरीका है एट प्रीमियम। डिस्काउंट में शेयर बेचने का परमिशन कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर नहीं दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर डिस्काउंट में शेयर बेचने का परमिशन नहीं है। सिर्फ आप शेयर दो ही तरीके से बेच सकते हैं, पहला तरीका एट पार और दूसरा तरीका हो सकता है एट प्रीमियम। पहला तरीका एट पार और दूसरा तरीका क्या होता है, एट प्रीमियम। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि एमपी को एमवी कर दीजिए। बात एक ही है ना, मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस एक ही बात है ना, आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो आप लोगों को भी इस चैप्टर में पढ़ना है दो ही, इशू ऑफ शेयर एट पार और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। डिस्काउंट पढ़ना ही नहीं है ना। तो हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो अकाउंटिंग पढ़ाएंगे वो इशू ऑफ शेयर एट पार का पढ़ाएंगे, फिर जो अकाउंटिंग पढ़ाएंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का पढ़ाएंगे। तो एट पार और एट प्रीमियम दो का अकाउंटिंग हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक समझ गए कि एक कंपनी अपने शेयर को दो ही तरीके से आज के समय में बेच सकती है। वैसे तीन तरीके से बेचती थी, लेकिन अब दो तरीका है जहाँ पे आप अपने कंपनी का शेयर बेच सकते हैं, एट पार में और एट प्रीमियम में। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर एक कंपनी शेयर बेचती ही क्यों है, क्यों बेचती है कंपनी शेयर, पर्पस क्या है, पर्पस शेयर बेचने का। पर्पस ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक कंपनी शेयर बेचती है उसका उद्देश्य क्या है। अंश बेचने के उद्देश्य, क्यों एक कंपनी अपने शेयर को बेचती है, उसका पर्पस क्या है। तो दो पर्पस के लिए शेयर जारी किया जाता है, दो पर्पस के लिए शेयर जारी किया जाता है। पहला होता है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, इसमें दोनों कंडीशन लगेगा, इशू ऑफ शेयर एट पार भी लगेगा, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम भी लगेगा। ये जो लिखा है नगद के लिए अंशों का निर्गमन, इसमें एट पार भी जारी होगा, एट प्रीमियम भी जारी होगा, दोनों केस होगा, समझिएगा। इसका मतलब है कि कंपनी अपना हिस्सा बेचती है और पैसा लाती है। तो 99% तो यही होता है कि हर कंपनी अपना हिस्सा बेचती है, पैसा लाती है। तो जब अगर कोई कंपनी अपना हिस्सा बेच के पैसा लाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। लेकिन अगर कोई कंपनी अपना हिस्सा बेच के पैसा नहीं लाती है, हिस्सा बेच रही है लेकिन पैसा नहीं लाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश।
बोलता है नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन। बोलता है अगर आप नगद के अतिरिक्त किसी और प्रतिफल के लिए अगर शेयर जारी करते हैं तो वो कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या है समझिए पहले। ये तो सबको समझ में आ गया कि कोई कंपनी अपना हिस्सा बेचेगी और बदले में पैसा लाएगी। लेकिन ये केस क्या है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई कंपनी किसी से मशीन खरीदी उधार में, पैसा कंपनी के पास है नहीं, उधार में 1 करोड़ का मशीन खरीद लिया, अब पैसा देने को है नहीं, तो कंपनी उस व्यक्ति को ऑफर देती है कि भैया पैसा तो हम अभी नहीं दे पाएंगे 1 करोड़ रुपया, तो ऐसा करो कि मेरी कंपनी का हिस्सा ही ले लो तुम मशीन के बदले में। अब बताइए कि अगर वो आदमी रेडी हो जाता है लेने के लिए तो कंपनी उसको शेयर देगी। तो कंपनी शेयर क्यों दे रही है, पैसा उधर से आ रहा है या मशीन आ रहा है। तो जब मशीन आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अदर देन कैश, यानी कैश नहीं आएगा, कैश के अलावा किसी और चीज़ के लिए अगर हम शेयर जारी करते हैं तो ये केस होगा नहीं। आपको दोनों केस का एंट्री याद रखना है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश, दोनों एंट्री को आपको याद रखना होगा कि फॉर कैश में क्या करेंगे और अदर देन कैश में क्या करेंगे। हम लोग अभी पढ़ने वाले कैश, इसका एंट्री अलग होगा और इसका एंट्री अलग होगा, इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि अगर आपको पकड़ हम बताएंगे पहचाने का तरीका कि कैश में क्या लिखा रहेगा और अदर देन कैश में क्या लिखा रहेगा। अदर देन में यही रहेगा कि मशीन खरीदे उधार में, उसके बदले में शेयर दिए। कोई डायरेक्टर हमारे यहाँ काम कर रहा था, सैलरी नहीं दे पाए, उसके बदले में शेयर दे दिए। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है, 6 महीना से उसको सैलरी नहीं दे पाए, तो भाई पैसा मेरे पास है भी नहीं देने के लिए, तो हम उसको शेयर ही दे देते हैं उसके काम के बदले में। तो जब किसी के काम के बदले में आप शेयर दे रहे हैं तो वहाँ से तो पैसा नहीं ना मिलेगा। अब कोई खट लिया भाई, 6 महीना काम किया, उसके बदले में आप शेयर दे रहे हैं तो उधर से पैसा नहीं आएगा, तो उसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। शेयर यहाँ पे जारी कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, किसके बदले में, अदर देन कैश। बोलता है कि रोकड़ के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए हम आपको अंश जारी कर रहे हैं, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि कैश के अलावा किसी अन्य पर्पज़ के लिए हम अगर शेयर जारी करेंगे तो उस केस में क्या होगा। तो दोनों केस में अलग अलग एंट्री होगा। पहला है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश के लिए और इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, ये दोनों एंट्री होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इसमें क्या होगा। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोड ऑफ पेमेंट, कैसे कैसे पेमेंट हम मांग सकते हैं, कितने तरीके से पेमेंट मांगा जा सकता है। एक स्टूडेंट का सवाल आ रहा है कि शेयर में क्या देंगे। शेयर में कुछ नहीं दिया जाता है, शेयर में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। शेयर कोई सामान नहीं होता बाबू लोग, शेयर एक सर्टिफिकेट है। कंपनी एक सर्टिफिकेट जारी करेगी। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, तो बैंक में आप अगर अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक कौन सामान देता है, एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें आपका नाम लिखा रहता है, आप कितना पैसा जमा किए वो लिखा रहता है, कितने दिन बाद पैसा मिलेगा वो लिखा रहता है, लाभ कितना मिलेगा वो लिखा रहता है, यही सब बात है। तो शेयर भी एक प्रमाण पत्र होता है और वो प्रमाण पत्र कंपनी की तरफ से जारी होता है जनता को जो उसमें पैसा लगाता है, कि आपको कितना पैसा लगा हुआ है, कब इसका पैसा मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, सारी जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में दी होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को, शेयर कोई सामान नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश में। पहला हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। अब हम लोग देखेंगे कि अगर नगद के लिए शेयर जारी करेंगे तो मोड ऑफ पेमेंट, पैसा कैसे कैसे लेंगे, मोड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट। भुगतान प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। भुगतान प्राप्त करने की विधियां, कितने मेथड्स होंगे भुगतान प्राप्त करने के। तो दो मेथड है, दो तरीके से आप पैसा ले सकते हैं। अगर आप शेयर बेचते हैं तो दो तरीके, जैसे हम भी आपसे दो तरीके से पैसा ले सकते हैं, तो उसी तरह कंपनी भी दो तरीके से पैसा ले सकती है अपने शेयर होल्डर से। पहला होता है लमसम, कंपनी को जो पैसा लेना है तो लमसम ले सकती है। लमसम को बोलते हैं एक मुश्त, एक मुश्त समझते हो, एक बार में, जिसको हम लोग वन टाइम बोलते हैं। जैसे हम भी आप लोगों से पेमेंट दो तरीके से ले सकते हैं, एक बार में और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी भी अपने शेयर होल्डर से, जो कंपनी में शेयर खरीदता है, हिस्सा लगाता है, उससे कंपनी चाहे तो दो तरीके से पेमेंट ला सकती है।
एक एक बार में और दूसरा किस्तों में। अच्छा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे पैसा मांगेगी? पूरा का पूरा कंपनी पर निर्भर करता है। कंपनी को अगर सारा पैसा एक बार में चाहिए तो कंपनी आपसे लमसम मांग लेगी, और कंपनी को अगर धीरे धीरे पैसा चाहिए तो कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में मांग लेगी। ये सारा बात जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बार में चाहिए या इंस्टॉलमेंट में चाहिए। इंस्टॉलमेंट कितने तरीके का होता है? 4 इंस्टॉलमेंट होता है पैसा मांगने के लिए। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है अप्लीकेशन, आवेदन। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? आवेदन। दूसरा इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, आवंटन। तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल। और चौथा इंस्टॉलमेंट का नाम है फाइनल कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट है जिसके जरिए आप पैसा मांग सकते हैं। पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब जिस समय अप्लाई कर रहे होंगे उस समय कुछ पैसा देना हो। दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल और चौथा है फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा हम लोग मांगेंगे। अब आपको अगले क्लास में हम बताएंगे कि लमसम का एंट्री कैसे करेंगे, लमसम का जर्नल क्या होना चाहिए, और आपको ये भी बताएंगे कि इंस्टॉलमेंट का जर्नल क्या होना चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे जर्नल करेंगे और लमसम में कैसे। ये जो चैप्टर है ना बाबू लोग, ये पूरा का पूरा जर्नल बेस्ड चैप्टर है। जिसको जर्नल समझ में आ गया ना, और जर्नल अगर समझ गए कि किस जगह पे क्या जर्नल होगा, तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जर्नल को समझना पड़ेगा। तो अपने कॉपी में नोट्स अब जब बनाइएगा ना, और उसको एक दूसरे को जोड़ के देखिएगा तो आसानी से समझ आएगा। वैसे हम बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, मज़ा आएगा इसके जर्नल के बाद आपको क्वेश्चन बनाने में। और आपका बुक का क्वेश्चन बनाने में तो और मज़ा आएगा, आप खुद बना लोगे बुक का क्वेश्चन। जहाँ दिक्कत होगा उस क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे, और बाकी क्वेश्चन आप खुद ब खुद बनाते चले जाओगे। तो अगले क्लास में हम लोग इसका जर्नल देखेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के आपके सामने दिखाएंगे कि क्या होता है और कैसे बनता है ये क्वेश्चन।